नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे और यहाँ से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहता ही है और महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम शुरू करते हैं। ये पाषाण काल से संबंधित है और पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है गडासा। और इसका डिटेल भी दिया हुआ है आंसर, और ये जो पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2010 में। और इसका डिटेल में देखिए, आप देख सकते हैं पाषाण काल ये 2500 से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का पाषाण काल कहते हैं। और इसमें जो है आपको डिटेल से ये याद रखिएगा, पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल जो है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ये महत्वपूर्ण है। पाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व है, ये याद रखना है। और प्रयुक्त जो है क्या था, तो इसमें गडासा से इसको उपकरण काटा जाता था। दूसरा है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू किस जानवर को बनाया गया, मतलब किस पशु को बनाया गया, ये भी पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका आंसर जो है ये कुत्ता है। कुत्ता आप लोग भी अब अवगत होंगे। नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक युग कहते हैं, नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो नियोलिथिक युग कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये सही से तो हाँ है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग कहा जाता है और इसमें मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्ज होम नामक स्थल से कुत्ता को पालतू बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम नामक स्थल है, वहाँ से जो है ये कुत्ता को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। बुर्ज होम में ही कुत्ता को पालतू और कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो अभी हम ये डिटेल में पढ़े थे। नियोलिथिक का अर्थ होता है नव पाषाण काल, तो इसका आंसर नव पाषाण काल ही हो जाएगा। इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं कुछ। तो पाषाण काल उस अवधि को संबंधित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता से है, इसका मिलान करने का है। सिंधु सभ्यता से मिलान करने वाला हमेशा पूछा जाता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। कालीबंगा, सूर, कोटदा, कोट दीजी और बनावली। तो आंसर इसका यहाँ पे देख सकते हैं, कालीबंगा जिसका राजस्थान है, सूर कोटदा इसका भुज कच्छ है, कोट दीजी सिंध है, बनावली हरियाणा है। यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। ए का एक सेकेंड, ये आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी ए का 3, बी का ए, सी का 2 और डी का 4। ऐसे आप कर सकते हैं। कालीबंगा का राजस्थान, सूट कोडरा का भुज कच्छ और कोट दीजी का सिंध, बनावली का हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिलता है? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिलता है। और यह जो है ये
11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। और इसके स्नानागार की फर्श जो है पक्की ईंटों से बनी है, जिसमें उतरने के लिए दो तरह सीढ़ी बनाई गई है। इसे दक्षिण पश्चिमी भाग से पानी निकालने के लिए एक नाला भी बनाया गया है। और यह जो है प्रोफेसर मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी। किसने? तो प्रोफेसर मार्शल जो है उन्होंने तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो अगला क्वेश्चन है, पिलाबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पिलीबंगा, ये जो है पिलीबंगा राजस्थान में स्थित है। आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। और इसका डिटेल जानते हैं। राजस्थान में जो है पिलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नहर है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पिलीबंगा पंजाब भाषा का शब्द है जो पीला प्लस बंगा यानी पीले रंग की चूड़ी से बनी हुई है। किससे? तो पीले रंग की चूड़ी से, याद रखिएगा, पीला बंगा मतलब पीली रंग की चूड़ी से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। और हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा इसका आंसर है। और इसका डिटेल देखते हैं। तो धौलावीरा, ये हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और कच्छ जिले में लून नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तो लून नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है। और इसका उत्खनन का कार्य जेपी जोशी और रविंद्र सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? पहले क्या पूछ रहा था? हड़प्पा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है। अभी पूछ रहा है क्या प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका सूती वस्त्र है। क्या है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है ये डिटेल में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तु जैसे बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुई, परंतु सूती वस्त्र जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र कहाँ से मिला है ये पूछ सकता है। सूती वस्त्र कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये याद रखिएगा, हड़प्पा से नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है? तो आहर। आहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है, संबंधित नहीं है। तो आहर जो है ये पढ़ते हैं डिटेल में। आहर पुरातात्विक स्थल एक ताम पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आहर नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में है। और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो गुजरात के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। जो आहर पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ है? ये ताम पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आहर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और राखी गढ़ी तो जानते ही आप लोग, राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात में है और कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा ये सिंध घाटी सभ्यता का स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? इसमें लिख दिया है उपयोग नहीं जानते थे, मतलब उपयोग नहीं करते थे ऐसा लिखना चाहिए था, जबकि लिख दिया है किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। चलिए तो इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लोहा डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ, ये भी देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत
में स्थित है और यह पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जानते ही आप लोग कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना और ऊपर है डिटेल का उपयोग करते थे, जबकि यहाँ के लोग लोह धातु का उपयोग नहीं करते थे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा कि इसका उपयोग नहीं करते थे, तो लोह धातु का उपयोग यहाँ के लोग नहीं करते थे। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जैसे एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंट की वृत्ताकृति चबूतरे, मतलब ईंट का चबूतरा फसल को दबाने में किया जाता था। साथ ही गेहूं और जौ के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यहाँ पूछा किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ये सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल या अलग अलग का एग्ज़ाम है, तो ये बिहार पुलिस आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण यह है। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका आंसर है मेसोपोटामिया। क्या है आंसर? मेसोपोटामिया। डिटेल में इसका दिया हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा अपनी व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। किससे किसे? दोनों से, जलमार्ग और स्थल मार्ग। ये याद महत्वपूर्ण है। हड़प्पा के लोग जो है ये जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से अपना क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पावासी अपना जलमार्ग व्यापार जो किसके द्वारा करते थे? जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों द्वारा करते थे। और भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और नाम से शुरू होता है, माफ़ कीजिएगा, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। ये याद रखिएगा, हड़प्पा जो है का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मिहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार। ये मेहुला शब्द जो है अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मेहुला शब्द का क्या अर्थ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका अर्थ था। आगे बढ़ते हैं। मिलान करने वाला है और मिलान करने वाला नहीं है, ये कूटों को ठीक से सजाए, मतलब कौन किधर है वो बचा रहा है। तो इसका आंसर देख सकते यहाँ पे 3 है, यानी कि पहले नंबर ए आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद पहले नंबर में एक सेकेंड सी है, यानी कि पहला नंबर में ये आएगा। दूसरा नंबर में सुमेरियन आएगा। तीसरा नंबर में माफ़ कीजिएगा, ये एक मिनट माफ़ कीजिएगा, पहला नंबर में एक आएगा मिस्र, दूसरा नंबर में सुमेरियन आएगा, तीसरा नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता आएगा और चौथा नंबर में जो है ये यूनानी आएगा। इसका डिटेल पढ़ लेते थोड़ा सा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। कि इसकी सभ्यता? तो मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसका कालक्रम जो है 3100 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। मतलब मिस्र की सभ्यता इतनी पुरानी है कि वो 3100 के आसपास इसको मानी जाती है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता है, जिसका काल जो है 3000 ईस्वी पूर्व। मतलब सबसे पुराना अगर पूछ देगा सबसे पुराना कौन सा सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता है 3100। उसके उपरांत जो है मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता है जो 3000 ईस्वी पूर्व है। सुमेरियन इस सभ्यता का मुख्य नगर था। उसके बाद जो है सुमेरियन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो 2300
माफ कीजिएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की मध्य मानी जाती है। इसे काश युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और यूनानी सभ्यता जो है सबसे बाद की है, यानी 800 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व, मतलब सबसे पुरानी कौन हो गया, मिस्र, उसके बाद मेसोपोटामिया या सुमेरियन कह सकते हैं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और उसके लास्ट में हो जाएगा यूनानी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। स्नानागार किस स्थल से मिला है, तो सभी जानते हैं, आप लोग अगर जो पढ़े होंगे अच्छे से वो जानते हैं, मोहनजोदड़ो से ये मिला है। इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका आगे भी पढ़ चुके हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट वाट कहते हैं, साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, और सिंध प्रांत में यह स्थित है और सिंधु नदी पे स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था, राखल दास बनर्जी ने, जहाँ पे विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया था। जॉन मार्शल ने क्या बताया था, सबसे आश्चर्यजनक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी का जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या शैव सभ्यता कहकर इसको जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब ये देख लीजिए, महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति के साथ साथ जो है मातृ देवी, नाग की पूजा और वृक्ष की पूजा भी करते थे, उसका साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, स्थल और स्थान से। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, लोथल का गुजरात, रोपड़ का पंजाब, राखी गढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान है। आंसर इसका बी है, यानी कि ए का 4, लोथल का गुजरात, बी का 3, रोपड़ का पंजाब, राखी गढ़ी कहाँ है आप लोगों को पता होगा, हरियाणा में राखी गढ़ी। 3 का सॉरी माफ कीजिएगा, मिलान करने के लिए राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है और कालीबंगल राजस्थान में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। इसका आंसर है डी, रावी नदी पर है हड़प्पा स्थल का खोज जो है 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। और इसका खोज जो किए थे दयाराम सहनी ने किया। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया गया। किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुलेमित करे तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर दे। ये है क्षेत्र और पुरातात्विक स्थल। इसका आंसर देखते हैं इधर, सही सुलेमित है सिंध का है कोट दीजी, पश्चिमी पंजाब का है सराय खेला, दक्षिणी बलूचिस्तानी का है बालकोट और हरियाणा का है राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंकन नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि अंकन है, यानी कि जो नहीं है उसका देखना है। तो गाय का नहीं है, बाकी बाघ का है, हाथी का है
और गेंडा का है, गाय का नहीं है, गाय गलत हो जाएगा। और इसीलिए जो क्या बोला गया है, किस जानवर का अंकन नहीं है, यानी गाय का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी पर स्थित है। लोथल आप सभी जानते हैं, लोथल जो है ये किस नदी पे है, भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी लोथल कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है और भोगवा नदी किनारे स्थित है। और इस बंदरगाह के साक्ष्य जो है यहाँ ये 1957 में इस आरवाई द्वारा इसको खोजा गया था, लोथल नदी को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है। ये एक और क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, लोथल आप जानते ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ फिर पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि बालाथ जो है नहीं है। बाकी जो है ये रोपर है, लोथल है, कालीबंगा जो है ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और बालाथ जो है यह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाथ कहाँ है, ये सिंधु घाटी स्थल से नहीं है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले के बालाथ गांव में स्थित है। और यह जो है ताम पाषाण स्थल है। बालाथ क्या है, ताम पाषाण स्थल है, इसीलिए यह गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। इसका आंसर हो गया कालीबंगन। कालीबंगन से क्या मिला है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगन स्थान से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। राजस्थान, यह कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। और इसका खोज 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था कालीबंगा की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे किस चीज़ से निर्मित है पूछ रहा है, तो ये निर्मित है सेल खड़ी से। सेल खड़ी से जो है यह निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे सेल खड़ी से निर्मित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, मेसोपोटामिया, तो इसका अभिप्राय है माफ कीजिएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। क्या है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से मेसोपोटामिया का संबंध है। और यह जो है काशी युग सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। ये सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका खोज कौन किया था मोहनजोदड़ो का, राखल दास बनर्जी किए थे 1922 ईस्वी में। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ और आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं वो सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया गया है। सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया गया है, तो सबसे अधिक किया गया है कांस्य धातु का उपयोग। किसका, तो कांस्य धातु का उपयोग किया गया है सबसे अधिक। इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। सैंधव सभ्यता का हड़प्पा, सैंधव सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और इसके निवासी जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को भी कहते हैं। और इसके कांस्य धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है, जो तांबे और नागे यानी टीन का मिश्रण है। और इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। घग्गर नदी जिसको कहते हैं वो
प्राचीन में इसको सरस्वती मतलब अभी जो है सरस्वती नदी और घग्गर नदी इसके किनारे हुआ है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखी गद्दी, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। सैंधव सब निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं थी? यहाँ पूछ रहा है नहीं थी, कौन सा तत्व विद्यमान नहीं थी। तो ये आंसर इसका हो गया विशिष्ट मूर्ति पूजा। क्या हो गया? विशिष्ट मूर्ति पूजा। इसका डिटेल देख सकते हैं थोड़ा सा। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना और लिंग योनि की पूजा तथा पशु पक्षी और नाग की पूजा के तत्व विद्वान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन इसमें नहीं था सिंधु सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये आंसर इसका हो गया डी, हड़प्पा, रहमान ढोरी, सराय खोला, जलीलपुर, ये सभी जो है सैंधव स्थल पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते ही होंगे अगर जो पढ़ रहे हैं, मृतकों का टीला। इसका खोज कब किया गया? 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। मतलब मोहनजोदड़ो से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? आप सभी जानते हैं गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है? तो लोथल। लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का प्रमुख है। यह गुजरात में स्थित है और यह बंदरगाह नगर है जो भोगवा नदी पे है। सिंधु घाटी का जो है लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोड यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ मिला है? तो लोथल में ही मिला है। लोथल जो कहाँ है? गुजरात में। और गोदी ये डॉक यार्ड होने का यहाँ प्रमाण मिला है। अगला है टॉपिक है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब आ गया क्या? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी यजुर्वेद। इसका डिटेल हम जानेंगे कुछ। तो यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद ही है। सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। माफ कीजिएगा, धर्मग्रंथ कौन सा? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद के 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में वेदों को संहिता कहा गया है। संहिता किसको कहा गया? चारों वेदों को संहिता कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम का उल्लेख मिलता है और यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। कौन सा? यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? सबसे पहली कौन सी घटना घटी है? तो ये है उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुई है और ये इसकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ये निम्नलिखित में से घटनाक्रम का भी डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि 483 वैशाख पूर्णिमा में। अशोक का शासन 668 से 668 बीसी से 232 बीसी के बीच हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित करने वाला है, तो इसका आंसर डी है। डी यानी कि सीधा हम आंसर पे ही देख लेते हैं आपको। ए का डी, सॉरी ए का एक है, मतलब सामने सामने जो है वो सही है। ए का एम टी ऐसे कर देते हैं आपको, 1 2 3 4, यानी ए का एक यानी ब्रह्मचार्य का जन्म ये 25 वर्ष आयु में, और गृह स्थल जो ये गृह स्थल 25 से 50, और बनाप्रस्थ जो है 50 से 75, संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, यानी 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? मिलान करने वाला, इसका आंसर सीधा देख लेते हैं। ए यानी कि ए, ये जो है सही है, और इसका ए का एक, इसका भी सेम है, इसका ऐसे सामने सामने है, इसको मिलान करके आप देख लीजिएगा। कल्प का यज्ञ, छंद का शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त का मंत्र, शिक्षा का उच्चारण है आंसर। इसका डिटेल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है, और वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का शाखाओं को जन्म हुआ, जिसे वेदांग कहते हैं। 6 शाखाओं का जन्म हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। कल्प, यज्ञ संबंधी नियम, व्याकरण, प्रत्यय स्वर और शब्दों का बोध होना। निरुक्त जो है शब्दों का अर्थ, ज्योतिष काल का ज्ञान, और छंद जो है वैदिक मंत्रों का पाठ है। की रचना किसने किया था? सभी जानते हैं, विश्वामित्र ने किया था। और विश्वामित्र जो है ये गायत्री मंत्र की रचना किए थे, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, 3 मंडल में। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र इसका रचना किए थे, और ऋग्वेद और 3 मंडल में इसकी मिलता है। ये सविता को समर्पित है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो सोम देवता से संबंधित है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगृहित का अर्थ होता है, तो ये है कोषाध्यक्ष। क्या है? कोषाध्यक्ष। संगृहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता है, और भागदूद कर संग्रहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो रतनीन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रतनिनियों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? अब उतना डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में टिक लगाते जाएंगे। आप डिटेल जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो यज्ञ की देखरेख कौन करता था? आप कीजिएगा ये यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा जी करते थे यज्ञ की देखरेख। अलग अलग इसके दिया हुआ है कि विशेषज्ञ थे, तो ब्रह्मा जी क्या करते थे? यज्ञ की देखरेख करते थे। उसके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वेदांग जो है ये हिस्सा नहीं है। जबकि ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का
वर्णन है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें है? तो ये अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित है? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित है? तो ये वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है मनु से प्रतिपादित है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। मनुस्मृति किससे द्वारा रचित है? तो मनु द्वारा रचित है और इसको समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा हम खुद जो है बता देंगे, ऐसे डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको डिटेल में भी पढ़ना है। तो मान्यताओं के अनुसार जो है ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कब तक लड़ी गई थी? तो 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी और कौरव पांडवों में यह लड़ाई हुई थी। आपको पता होगा हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े थे और यह 18 दिन तक चला था। और वर्तमान में कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? नाम इसका है पालागल। पालागल क्या था? तो संदेशवाहक। संदेशवाहक जो है पालागल था और पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए ठीक है, आगे है चौथा टॉपिक महाजनपद काल। ये महाजनपद काल बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया या कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें 1-2 प्रश्न जो है घुसा ही देता है। और इसका राजधानी क्षेत्र ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा तो 1-2 नंबर पक्का सही होगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो वस्त की राजधानी। यहाँ पे थोड़ा डिटेल है, उसको आप देख लीजिए। महाजनपद और राजधानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्त की राजधानी कौशाम्बी है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी कहाँ गए? काशी। ट्रिक से आप याद रखते, वाराणसी कहाँ गए? काशी गए। कौशल का श्रावस्ती है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। चेदी का शक्तिमती है। मगध ये बिहार में है। कहाँ है मगध? तो बिहार में है। बिहार में क्या है? मगध है। बिहार में है मगध। और ये जो है राजगिरी इसका राजधानी है। मल का कुशीनगर। मल का कहाँ है? कुशीनगर है। सूरसेन का मथुरा है। अंग का चंपा है। इसका ट्रिक ऐसे कर सकते हैं यार, अंग मतलब क्या? चंपा का फूल लाया लगाने के लिए, यानी अंग में लगाने के लिए क्या लाया? चंपा लाया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन, और ये 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है और बिहार की राजधानी यह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? देश का निवासी पूछ रहा है, तो ये कहाँ का था? तो जीवक ये राजगिरी का निवासी था। कहाँ का? राजगिरी का। और मगध महाजनपद का हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। और बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो राजगिरी, वर्तमान में राजगीर बिहार के निवासी थे जीवक। कहाँ के थे? तो राजगिरी के। कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? महाजनपद सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सभी जानते हैं, अपना बिहार का मगध था। कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य पूछ रहा है, तो मध्य से याद रखिए मगध। म इधर भी है, म इधर भी है, यानी
म से मध्य, म से मगध, ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा था? तो ये सभी को पता है, गंगा, सोन और संगम पे कौन बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र, अपना प्यारा बिहार का राजधानी पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का मिलान करने वाला ये राजधानी दिया है, और तो यहाँ से देख लेते हैं इसका आंसर। 16, इसमें देखिए 16 महाजनपद का नाम और राजधानी दिया हुआ, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम पढ़ भी देते हैं ताकि आपको एक बार याद भी हो जाएगा। तो अंक का जो है ये चंपा है, अंक का कहाँ है? चंपा। मगध का गिरिवज या राजगिरी कह सकते हैं। मल का कुशावती या कुशीनारा। काशी का वाराणसी, ऊपर में पड़े थे। मल का कुशावती ही कर सकते हैं, और मगध का राजगिरी। कौशल का श्रावस्ती, पंचाल का अहिच्छद, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विधेय, वज्जी का कहाँ? विधेय, जो बिहार में ही है, मिथिला क्षेत्र में। वैशाली, ये सब है। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य आप ऐसे याद रख सकते हैं। मछली में विराटनगर में क्या हुआ? मछली में तीर मारे, तो वो विराटनगर में मत्स्य वर्ष। उसके बाद है सॉरी माफ़ कीजिएगा इसको, मत्स्य जो है वो विराटनगर में है। वत्स कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा, चेदी सुक्तिमती, अस्मक पोतन या पोतली जिसको कहते हैं, अवंती उज्जैन, गंधार तक्षशिला, कम्बोज हाटक। ये 4-5 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, इसको सही से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी अभी पढ़े थे उज्जैन में, अवंती की राजधानी है कहाँ है? तो उज्जैन में इसकी राजधानी है, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा को ट्रिक से हम कैसे याद रखे थे? यानी जो है अंग, चंपा का अंग कैसे याद रखे थे हम? ट्रिक से अंग, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का आरंभिक राजधानी कौन सा था? मगध का पूछा, तो मगध का आरंभिक राजधानी कौन सा था? तो गिरिवज था। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पे है दिया हुआ, प्रारंभिक राजधानी क्या था? गिरिवज या राजगिरी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी कौन थी? प्राचीनतम पूछा तो अभी बताए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, राजगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है जैन धर्म से है, यहाँ तक जो है ये महाजनपद खत्म हो गया, अब जैन धर्म आया है। जैन और बौद्ध इसमें हम पढ़ के उसके बाद अगले दिन अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जैन धर्म है, जैन के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं जैन के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किससे थे? कहाँ के थे? तो वाराणसी के, और ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके माता का नाम जो है वामा देवी था। इनके 4 महावर्त के पालन का शिक्षा, मतलब 4 महावर्त का कौन दिया था? तो पार्श्वनाथ ही दिए थे। सत्य, अहिंसा, अतिशय तथा अपरिग्रह। और इन्हें समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण जो है पार्श्वनाथ को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर बिहार से जुड़े हुए हैं, तो ये याद रखना है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनके निर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व में
बिहार के पावापुरी राजगीर में, जो वर्तमान में कहाँ है तो नालंदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे। तो ऊपर ही इसका क्वेश्चन आ चुका है, 23 में थे पार्श्वनाथ। और वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म अभी हम पढ़े थे ऊपर में, कब हुआ था तो 540 ईस्वी के पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, फिर वही आ गया, पार्श्वनाथ थे। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, सो देख सकते हैं 23वें तीर्थंकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे कुछ तीर्थंकर का नाम भी दिया हुआ है और प्रतीक दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन में पूछता, ऋषभ नाथ जिसका सांड, अजित नाथ हाथी, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर का शेर। महावीर का क्या है, शेर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। तीसरे थे संभव नाथ। कौन से थे, संभव नाथ थे तीसरे तीर्थंकर। सी, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है इसीलिए। गौतम बुद्ध, अब आ गया बौद्ध धर्म का बुद्ध। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ, ये पूछ रहा है कहाँ से आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा, सो देख सकते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ, ये सारनाथ से आरंभ हुआ था। और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के में है, और प्रथम उपदेश जो है यहीं दिए थे सारनाथ में गौतम बुद्ध ने, इसीलिए पूछा कहाँ से आरंभ हुआ। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ ने धर्मचक्र परिवर्तन कहा था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी कहाँ है आपको पता होगा, लुम्बिनी ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में से है। पिताजी का नाम शुद्रोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्रोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। और 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया। और यह जो उत्तर प्रदेश में है, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया मृत्यु को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ किसकी है, तो बौद्ध ग्रंथ का है जातक पवित्र ग्रंथ। थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं। इसमें जातक में क्या है, तो बौद्ध लोकप्रिय कहानियाँ का संग्रह है जातक कथाओं का, जिसको बौद्ध ग्रंथ का है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसकी। त्रिपिटक आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म का जो है ये पुस्तक है। और इसमें 3 पुस्तक मिलाया गया है, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और इसी तीनों को मिला के क्या कहा गया है, त्रिपिटक। और इसकी भाषा जो है पाली थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है। त्रिरत्न पूछेगा तो बुद्ध धर्म और संघ हो जाएगा, जबकि त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। का त्रिरत्न अगर पूछेगा तो बुद्ध धर्म और संघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। अभी ऊपर में पढ़े थे, संवादों की भाषा पाली ही थी। क्या थी, पाली। पाली थी, पाली। मतलब ऐसे ट्रिक आप बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का भाषा क्या था, भाषा पाली था। क्या था, भाषा पाली। मतलब गौतम बुद्ध को ये किसी का आप अपने ऊपर या किसी अन्य अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पूछ रहा है तो क्या होंगे, पाली हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। और यह जो है
5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र वंश के काल में हुआ था और 1991 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन दिए थे? गौतम बुद्ध दिए थे। और अष्टांगिक मार्ग में जो है ये पूछता कौन सा है कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा। तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी जो है अष्टांगिक मार्ग है जैन धर्म के, जिससे दुखों का नाश इसमें होता है कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये इसका आंसर है सारनाथ से आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो सारनाथ से आरंभ हुआ था। इसका डिटेल देख लेते हैं। ज्ञान इनको बौद्ध से जुड़ी हुई संबंधित जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो लुम्बिनी में, जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में बौद्ध का। और ज्ञान प्राप्ति हुआ बौद्ध गया में, जो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नहीं, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये ज्ञान प्राप्ति हुआ बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ये कंफर्म है। उसका प्रथम उपदेश जिसको धम्मचक्र परिवर्तन कहलाया, ये सारनाथ में दिए। मृत्यु इनका हुआ महापरिनिर्वाण कहलाया कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया कहाँ दिए? तो अभी ऊपर लिखे थे सारनाथ में। कहाँ? तो सारनाथ में दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कितने में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बिहार से संबंधित। देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिटेल थोड़ा दिया हुआ गौतम बुद्ध का, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 583 ईस्वी में हुआ। संसार के व्याप्त दुखों से आहत 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए और इनका जो है फल्गु नदी, निरंजना नदी जो है वो महावीर का था। फल्गु नदी के तट पर जो है इनको हुआ था। कहाँ हुआ था? फल्गु नदी के तट पर बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको पीपल का वृक्ष है, वो ज्ञान प्राप्ति इनका हुआ था। और गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में इनका कुशीनगर स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अभी पढ़े थे, कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मतलब किसकी हिमायत करता है? तो अष्टांगिक मार्ग था कौन कौन? तो मध्यम मार्ग, ये सभी जो है नहीं था। दुख भोगना, सही मार्ग, ये सब नहीं था। सिर्फ क्या था? मध्यम मार्ग था। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायती करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के माध्यम मार्ग को अपनाए जाने को कहा गया है। किसको? तो मध्यम मार्ग को अपनाए जाने की कहा गया है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। और ये पढ़ ही थे आप, नीचे ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ये अष्टांगिक मार्ग जो है दिया गया है। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, कृति, समाधि, ये सभी सम्यक है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक हुए? तो एक, इसका आंसर है 1, 2, 3, यानी अशोक भी थे,
कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे। इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज बौद्ध धर्म तक ही रहेंगे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। कौन कौन थे? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। मौर्य शासक अशोक जो है 783 से 232 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और तृतीय बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक इन्होंने भेजा। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे कनिष्क। इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा चौथा बौद्ध जो है संगति इन्हीं के समय हुआ था। कनिष्क के समय में कौन सा संगति हुआ था? तो चौथा। ऐसे याद कर सकते हैं आप। प्रथम जो है बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483। दूसरा कब हुआ था? 383। तीसरा कब हुआ था? 255। 71 ईसा पूर्व में हुआ था। यह जो है ये 606 से 647 पुष्पभूति वंश के शासक थे। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया और स्वयं भी बौद्ध धर्म के स्वीकार किए थे। हर्षवर्धन प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसेंग इसी के काल में भारत आए थे। चीनी यात्री हैनसेंग किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक थे। गुप्त शासक वैष्णव समुदाय के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गुप्त शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ ने किस धर्म को अपनाया था? सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है और यह जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे और 583 में कपिलवस्तु लुम्निया में इनका जन्म हुआ और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। इन्हें पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बौद्ध संगति निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, इसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और मतलब कौन कहाँ हुआ था, इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको। प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो पहला कौन हो जाएगा? 2 में कौन है? 2 ये बी और डी दोनों में एक एक है तो ये। उसके बाद दूसरा है, ये भी है। तीसरा है, चौथा ये तीसरा यानी डी। 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति 383 में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति 447 में पाटलिपुत्र कहीं कहीं 255 देता है ये तीसरा बौद्ध संगति और पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के शासनकाल में। चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं अ क यानी अ क इस तरह से इसको याद रख सकते हैं शासनकाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्जियान संप्रदाय है। बर्जियान संप्रदाय बौद्धों का संप्रदाय है। किसका? तो बौद्धों का संप्रदाय है। इसका बर्जियान संप्रदाय बौद्ध धर्म के संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। दूसरे बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? दूसरा कहाँ हुआ था? अभी बताए थे आपको। प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में। इसकी अध्यक्षता इसमें दिया हुआ था। अध्यक्षता देख ले। प्रथम का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। दूसरा का सावाकामी ने। तीसरा का मोगलीपुत्र ने। चौथा का वसुमित्र ने किया था। ये अध्यक्षता भी पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अध्यक्षता काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। आपको कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इसमें और डिटेल से बताना हो तो ज़रूर बताएं। हम अगले पार्ट में अलग
चीज़ लाएंगे जो महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, ये इसी से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इसमें क्या गलत है और क्या इसमें और बेहतर करना है। थैंक यू।